हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे शिक्षा द एजुकेशन चैनल में। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का 18 तारीख तक हो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा एसएसटी का। साथ में आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास भी कराई जाएगी। 1 या 2 क्लास में पुराना रिवीजन हो जाएगा और नया भी। और जिन लोगों का अभी टेट देना है, जिन लोगों का या सी टेट की तैयारी करनी है या कोई भी टीचर से संबंधित कोई किसी भी प्रकार की अगर आपको तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक अगर पसंद आ रही हो तो वो आपकी मर्जी है कि आप उसे लाइक कीजिए, लेकिन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करेंगे तो उन लोगों की तैयारी भी हो जाएगी यहाँ से। और अभी हाल ही में टीजीटी आप लोगों का पीजीटी दोनों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वहाँ से टीजीटी वाला मैंने सारा पूरा डिटेल आप लोगों को डाल दिया है। पीजीटी वाला भी है, वो भी आप लोगों को दे दी जाएगा। साथ में आप लोगों का जो अभी उसकी यूपी टेट का अभी जो नोटिफिकेशन आया है कि कौन से मंथ में आप लोगों के एग्ज़ाम हो सकते हैं, कब आपका रिजल्ट आएगा, पूरे की पूरे आप लोगों को डिटेल दे दी जाएगी। लेकिन अभी उसके लिए आप लोगों को जूनियर की तैयारी कीजिएगा। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, उनको ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को 1 या 2 में क्लास में आपको रीजनिंग भी खिला दी जाएगी, जिसमें आपके क्लॉक वाला सीरीज़ होती है, कैलेंडर वाली सीरीज़ है। ये दोनों सीरीज़ आप लोगों को एक वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर है। इससे पहले आप लोगों ने हिस्ट्री वाली जो वीडियो है उसको ज़रूर पढ़ा होगा। आई होप कि वो समझ में भी आ गई होगी आप लोगों की। इसलिए आज फिर हिस्ट्री का ही है। यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़े थे, पुराना आप लोगों को पढ़ा है कि कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से नहीं, किससे हमें जानकारी पता कर सकते हैं, कि हमें इस तरीके से पता किया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पाषाण काल पढ़ा, पूरा पाषाण काल करा, मध्य पाषाण काल करा, ये सारी चीज़ की। फिर उसके बाद हमने क्या किया, आप लोगों ने वैदिक युद्ध पढ़ा था, यहाँ पे उत्तर वैदिक युग भी पढ़ा था। लेकिन इसके बीच आप लोगों के कुछ ऐसे स्थल भी रह गए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता रह गई है। उसके बाद मोहनजोदड़ो वाली सभ्यता रह गई है। ये आप लोगों के आज करा दी जाएंगी। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर भारत में खुदाई की बात की जाती है तो 1948 ईस्वी में भारत में खुदाई की गई थी। कहाँ पे? सतलुज नदी के किनारे पे की गई थी और स्थान था आपका रोपड़। अब रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। पंजाब में कौन सा स्थान था आपका? रोपड़ था। रोपड़ किस नदी पे पाया जाता है? सतलुज नदी पे। 1948 ईस्वी में भारत में खुदाई की गई थी और जिसे क्या कहा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता। ये भी आपकी बहुत पुरानी सभ्यता है, इसको जरूर याद रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता से इसके स्थलों के बारे में पूछा जाता है कि कौन से स्थल से क्या प्राप्त हुआ, क्या नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ ऐसे स्थल है जैसे गुजरात। गुजरात से बहुत ज़्यादा आपके पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। दूसरा आपका है कौन सा? राजस्थान। राजस्थान से भी बहुत सारे स्थल आप लोगों के प्राप्त हुए। उसके बाद है हरियाणा और फिर आपका है उत्तर प्रदेश, यूपी। इन चारों स्थानों से काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हुए। लेकिन अगर इन चारों में से आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त हुए, तो गुजरात में हुए थे। गुजरात का जैसे लोथल बहुत प्रसिद्ध है, उसके बाद आपका धोलागिरा भी प्रसिद्ध है, उसके बाद आपका सुरकोटड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये कुछ स्थल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों के लिए जिन लोगों का यूपी टेट है वहाँ पे भी एसएसटी के इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले गुजरात की, फिर अपने उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे जो इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्थल भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में बहुत फेमस स्थल है। एक है आपका लोथल, उसके बाद है आपका धोलागिरा, क्योंकि ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये इसमें से धोलावीरा है, ये धोलावीरा स्थल प्राप्त हुआ था। उसके बाद आपका हुआ था रंगपुर और ये हुआ था आपका सुरकोटना। ये आपके चारों के चारों कौन से हैं? गुजरात से फेमस है। लोथल है, धोलावीरा है, रंगपुर है और सुरकोटड़ा है। लोथल से बहुत क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये एक क्या था आपका? बंदरगाह था। अब ये देखिए कि गुजरात के लोथल स्थान था, ये क्या था? एक बंदरगाह था। अब इसकी वो भी पूछ सकता है कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बीएन राव ने। इतना ही राव भी याद करेंगे तो भी याद रह जाएगा कि हाँ, लोथल की खोज किसने की थी? राव ने की थी। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था।
जो कि आपका पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता था। गुजरात में स्थल है, बहुत फेमस स्थल है। अब आप यहाँ से ज़रूर पूछेगा कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे प्राप्त हुआ था दोतीवाड़ा। अब ये दोतीवाड़ा क्या होता है? दूसरा आपका प्राप्त हुआ था गोदीवाड़ा। दोतीवाड़ा और गोदीवाड़ा में अंतर क्या होता है? ईंटों से बने हुए कुछ गर्त मिले थे यहाँ पे, जो ईंटों से बने हुए थे। उसके बाद गोदीवाड़ा में क्या होता है? युग्म समाधान। युग्म समाधान का मतलब क्या होता है कि जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के यहाँ पे बॉडी मिली थी, इसे गोदीवाड़ा कहा जाता है। जो जोड़े जोड़े में मिलते थे यहाँ पे, कि यहाँ पे जो दफनाए जाती थी वो जोड़े की पत्ती थी, यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों का मिलता था, इसे गोदीवाड़ा कहा जाता है, जो कि आपका गुजरात लोथल से प्राप्त हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और प्राप्त हुई थी, धान की कृषि। धान के साक्ष्य मिले थे यहाँ पे, कि यहाँ पे पुराने प्राचीन काल में धान के, यहाँ पे धान के बीज मिले, धान के साक्ष्य मिले, इस तरीके से प्राप्त होते। युग्म समाधान भी मिले, कि यहाँ पे जो जोड़े थे उसमें भी युग्म थे, यानी कि वहाँ पे पति पत्नी के जोड़े भी मिलते हैं। कहाँ से? गुजरात से मिलते हैं। और गुजरात के कौन से स्थान से मिलते हैं? ये भी आपके लोथल से मिलते हैं। इस चीज़ को मत भूलेगा, यहाँ से इस तरीके से पूछा जाता है ये। अगर आपसे पूछे कि लोथल कहाँ था, तो लोथल भी पूछ सकता है कि लोथल आपके कौन सी, ये लोथल पड़ता है आपका भोगवा नदी पे। यह नदियाँ भी पूछी गई हैं कि लोथल कौन सी नदी में पड़ता है। भोगवा नदी पे क्या था? एक पश्चिमी घाट, पश्चिमी क्षेत्र का बंदरगाह, बहुत फेमस था। उसके बाद दोतीवाड़ा, गोदीवाड़ा, धान के साक्ष्य यहाँ से मिले। कुछ यहाँ पे सेल खड़ी की कुछ वो भी मिलती थी यहाँ पे। शिलाकृतियाँ मिली हैं यहाँ पे। कुछ फारस की मुद्राएं भी मिली थी, जो सेल खड़ी से निर्मित थी यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिली थी, लेकिन ये बहुत फेमस है यहाँ की। और इसकी स्थापना किसने की थी? राव ने की थी। और ये कौन सी नदी पे है? भोगवा नदी पे है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा क्या सा था? मिला था आपका धोलावीरा। अब ये धोलावीरा भी पूछ सकता है कहाँ है? गुजरात में है। इसकी स्थापना किसने की थी? जोशी ने की थी। इनके अगर लास्ट में भी आप याद रखेंगे तो भी याद हो जाएगा। किसकी स्थापना किसने की थी? गुजरात में था ये, और ये इसकी स्थापना की थी जोशी ने। ये एक ऐसा स्थल था जो 3 ओर से घिरा हुआ था। ये इसका पश्चिमी था और ये इसका पूर्वी था। ये ऊंचाई पे था और ये नीचे स्थान पे था। और ये एक ऐसा स्थल था जिसकी पूरा का पूरा क्या हुआ था? ये कवर हुआ था आप लोगों का। और ये पूछ सकता है कि ये पश्चिमी है क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र था, इसका पूरा का पूरा क्या हुआ था? ये कवर हुआ था, यानी कि इसे चारों तरफ से घिरा हुआ था ये। और कहीं से ये घिरा हुआ था, पक्की ईंटों से घिरा हुआ था। और इसकी स्थापना जेपी, अगर आपसे पूछे, जेपी जोशी था। और ये कहाँ का स्थल है? ये स्थल है आपका धौलागिरा। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की चीज़ क्या है? सबसे पहले यहाँ पे क्या मिला था? जल प्रबंधन मिला, यानी कि यहाँ पे जल को इकट्ठा करने की व्यवस्था भी मिली। उसके बाद स्टेडियम के भी साक्ष्य यहाँ से मिले। अगर आपसे पूछे कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो धोलावीरा से मिले। जल प्रबंधन की, यानी कि जल को एकत्र करने की जो व्यवस्था थी वो कहाँ से मिली? तो धोलावीरा से मिली। उसके बाद आपसे मिल सकता है कोई सूचना पट भी था। सूचना पट का मतलब होता है कि कोई ऐसा स्थान जहाँ पे सूचना को लिखा जाता था। जैसे आप लोगों ने अशोक के पढ़े होंगे, अशोक के शिलालेखों पे एक मूत्र मल वो होता था, वहाँ पे एक साक्ष्य होता था, यानी कि आप लोग को ये बताया जाता था कि पशुओं की रक्षा करनी चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। जैसे आप लोगों को कोई संदेश दे दिया जाता हो कि पूरा अशोक ने बहुत सारे संदेश दिए थे अपने किस पे? शिलालेखों पे दिए थे, कि इतने बड़े बड़े उसने शिलालेख बनवाए, पशुओं की मूर्तियाँ बनवाई, अलग अलग कलाकृतियाँ भी करवाई, बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार करवाया। उसने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए थे अपने। उसके बाद जब उसने कलिंग का युद्ध हुआ था, उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि अपने बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और उसको बहुत अच्छे तरीके से अपनाया। पूरी प्रजा को अपनी संतान के रूप में मानता था। तो इस तरीके से आपको जो संदेश मिलते थे वो एक स्थान पे लिखे जाते थे। इसीलिए जो वहाँ पे अगर मिलेगा कि कोई सूचना पट भी मिलता था कि यहाँ पे कोई स्थान है, इस पे सूचना लिख दी। इस तरीके के साक्ष्य भी आपको कहाँ मिले? धोलावीरा में मिले। और उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे आपके मिलेंगे क्या? पुलिस के स्तंभ। जो आपके पुलिस थे, स्तंभ थे, उन पे पुलिस की जाती थी। और इन्हीं स्तंभों पे आपको कुछ सूचना के संबंधित संदेश भी मिलते थे।
जिसे ये कहा जाता था कि सूचना संदेश भी थे और साथ में आपके जो स्तंभ थे वो भी पुलिस युक्त स्तंभ थे। इस तरीके से मत भूलिएगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थापना किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। ऐसा स्थल है जो तीनों ओर से घिरा हुआ था और जिसमें पश्चिमी क्षेत्र अलग था, पूर्वी क्षेत्र आपका अलग था। साथ में जल प्रबंधन की व्यवस्था मिली, स्टेडियम के साक्ष्य मिले, सूचना पट मिला यहाँ पे। उसके बाद स्तंभ जो मिले वो आपके पुलिस रूप से निर्मित थे। उसके बाद आपको फिर और क्या मिलते हैं? अब उसके बाद आपका पढ़ते हैं तीसरा सुरकोटा, जो जिससे आप लोगों के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। अभी सुरकोटड़ा अभी बताया गया था कहाँ से मिले? गुजरात से मिला था। ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से घोड़े के जबड़े मिले, घोड़े के साक्स मिले, जबड़े मिले, हड्डियाँ मिली, जो भी मिला, लेकिन वो क्या थे? घोड़े के साक्स थे। अब ये फेमस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई साक्स नहीं मिले कहीं भी कि किसी घोड़े के साक्स मिलते हों। यहाँ एक ऐसा स्थान था जिस यहाँ पे सिर्फ छोटे से जबड़े मिले या फिर हड्डी मिली थी, यहाँ पे दांत मिले थे, जबड़े, सिर्फ यही एक ऐसा स्थान था जहाँ से घोड़े के साक्स मिले थे। और ये कोई फेमस नहीं था क्योंकि घोड़े के अवशेष कहीं भी नहीं मिले। इसके अलावा ये पूछ सकता है सिर्फ आपसे कि ऐसा कौन सा स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का कि जहाँ से घोड़े के साक्स मिले या हड्डियाँ मिली या जबड़े मिले या दांत मिले। तो ये सिर्फ एकमात्र ऐसा ही स्थान था जहाँ से आप लोगों के क्या मिले? घोड़े के दांत या अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा कहाँ पे है? गुजरात में है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपने देखोगे कि गैंडे के साक्स मिले थे यहाँ पे, बैल के साक्स मिली। उसके बाद आपका फोर क्या है? रंगपुर। रंगपुर क्यों पूछा जाता है? क्योंकि रंगपुर से अब ये रंगपुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अगर आपसे पूछेगा कि रंगपुर में क्या साक्स मिले थे, तो यहाँ पे चावल के साक्स मिले थे। चावल की भूसी मिली थी, ये भी आपके रंगपुर से मिली थी। अगर आपसे उसमें दो ऑप्शंस दे रखे हैं कि लोथल, उसमें क्या था? अगर आपको लोथल और रंगपुर दोनों एक जगह दिए तो लोथल में भी आपके धान के साक्स मिले थे और साथ में आपके रंगपुर जो गुजरात क्षेत्र का है यहाँ पे भी आपके यही मिले थे, क्या? चावल की खेती के साक्स। ठीक है, इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर हम स्टेट की बात करते हैं, दूसरा है आपका राजस्थान। ये आपका सिर्फ क्या था? आपका गुजरात वाला क्षेत्र था। अब हम बात कर रहे हैं आपके राजस्थान क्षेत्र की। राजस्थान क्षेत्र का एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है, वो है आपका कालीबंगा। इस कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। ये भी पूछा जाता है कि कालीबंगा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगा किस नदी पे था? ये था आपका घग्गर जिले में था और राजस्थान में था। स्टेट पूछेगा तो राजस्थान है, नदी पूछेगा तो घग्गर है और स्थान पूछेगा तो कालीबंगा है, जो काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिलते हैं जैसे सती प्रथा के साक्ष्य। उसके साथ में युग्म समाधान भी मिलते हैं, यानी कि जो जोड़े में मिलते थे, जोड़े की प्रथा थी, यहाँ पे मिले। कुछ आपके यज्ञ वेदी का भी मिली जहाँ से हवन कुंड किया जाता है, कुछ यज्ञ के कार्य भी किए जाते हैं, वो भी आपके कहाँ से? राजस्थान से प्राप्त हुए। उसके साथ कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी मिली जैसे बाढ़ आ जाना, तूफान, इस तरीके की जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं थी वो भी आपके राजस्थान से मिली। उसके साथ और क्या मिलते हैं? यहाँ पे ऊँट के साक्ष्य मिलते हैं। अब ऊँट तो राजस्थान में ही फेमस है, तो ऊँट के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं कि यहाँ पे पुराने स्थल में ऊँट के कुछ अवशेष भी मिले हैं। इसीलिए साथ में यहाँ पे आपको यज्ञ वेदिका मिली। उसके साथ आपको क्या मिला? यहाँ पे युग्म समाधान मिले, सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले यहाँ पे। उसके साथ यहाँ पे काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। अगर इसकी स्थापना की बात करेगा तो इसकी स्थापना किसने की थी? घोष ने की थी। और स्थान क्या था? काली चूड़िया थी, कालीबंगा थी, घग्गर नदी पे था, राजस्थान था। ये स्थान बहुत फेमस है यहाँ का। अब है आपका हरियाणा। हरियाणा में भी आपका ऐसा ही कोई स्थल है जो बहुत फेमस है। हरियाणा का स्थल का नाम क्या है? हरियाणा के स्थल का नाम है बनावली। अब ये बनावली क्यों फेमस था? पहले सुन लीजिएगा कि हरियाणा का जो क्षेत्र था बनावली, वो आपका मिलता है हिसार क्षेत्र में, हिसार क्षेत्र में मिलता है। दूसरा ये क्या है कि ये सतलुज नदी के किनारे था। और इसकी सबसे खास बात क्या थी कि बनावली क्यों प्रसिद्ध हुआ? बनावली हुआ था अपने पक्की मिट्टों के हल के लिए। अगर यहाँ पे बात करें कि पक्की मिट्टी के जो हल मिलते थे
वो कहाँ से मिले? हिसार बनावली क्षेत्र से मिले। क्यों मिले? क्योंकि वहाँ पे ऐसा इसको मानकर ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे कृषि की जाती थी। अब जहाँ कृषि की जाएगी तो स्थायी जीवन निवास था, तभी वहाँ पे कृषि की जाती थी। तो वहाँ पे इसीलिए यहाँ पे कच्ची मिट्टी नहीं बल्कि पक्की मिट्टियों के हल यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ? हरियाणा बनावली में। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं यूपी क्षेत्र की। यूपी क्षेत्र में भी ऐसे ही कुछ स्थान हैं आपके जो फेमस हैं यहाँ पे। अब यूपी क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यहाँ पे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये आपका यूपी का क्षेत्र था। यहाँ पे पक्की ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई। पक्की ईंटें भी यहाँ से प्राप्त हुई थी आलमगीरपुर से। हिंडन नदी के किनारे ये माना जाता है कि हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर क्षेत्र था, जो कि आपका यूपी में पड़ता है। उसके साथ अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी, ये भी पूछ सकता है। सिंधु सभ्यता की जो विशेषता मानी जाती है, ये सबसे प्रसिद्ध विशेषता है कि यहाँ पे जो आपके सड़कों के साक्ष्य मिले, सड़कें का निर्माण मिला, वो सबसे अच्छा था। ये सड़कें कैसी थी? जैसी आपकी समकोण पर ये सड़कें काटती हों। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे नगर विन्यास कहा जाता है। इन्होंने ये माना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पूरी रूप से एक नगरीय सभ्यता थी। ऐसी सभ्यता थी जिसमें सब कुछ था, जहाँ सड़कें एक समकोण पर काटती थी, पूरी सुविधा वहाँ पे दी जाती थी, सफाई का प्रबंध स्थल था, नगरों की तरह यहाँ पे जीवन यापन भी बताया जाता है। इस तरीके से मिलते हैं। कूड़े डालने के लिए एक अलग से मैन होल भी था, सफाई की व्यवस्था थी, घर किस तरीके से बनाया जाएगा, स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, आपदाओं से लड़ने के लिए भी तैयार रहते थे। तो इसलिए माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पूरी तरीके से परिपक्व नगर सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, जो आज तक आपकी कोई ऐसी सभ्यता आज तक भी नहीं मिलती है। इतनी सारी सुविधाएं, इतनी जितनी साफ सफाई इस सभ्यता में मिलती है, इतनी साफ सफाई आपको आधुनिक क्षेत्र में भी नहीं मिलेगी। जितनी सभ्यता यहाँ थी कि घर में खिड़कियाँ किस तरफ होनी चाहिए, घर के दरवाजे किस तरफ खुलने चाहिए, नालियाँ किस तरफ होनी चाहिए, मैन होल कैसे होने चाहिए, खुले हो बंद हो, उनकी साफ सफाई भी होती थी, खिड़कियाँ होती थी, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता था। ये बहुत सारी चीज़ें आपके सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। उसके साथ यहाँ पे धर्म के बारे में पूछेगा कि यहाँ का धर्म क्या था। धर्म था यहाँ पे मातृ देवी। मातृ देवी की यहाँ पे क्या होती थी? पूजा की जाती थी। पशुपति की यहाँ पे पूजा मिलती है कि पशुपति जो देवता था उसकी यहाँ पे पूजा मिलती है। उसके साथ आपको पीपल का जो वृक्ष था, पीपल के वृक्ष की बहुत ज़्यादा पूजा मिलती थी यहाँ पे। स्वास्थ्य की भी पूजा होती थी, स्वास्थ्य देवता की, भूमि देवता की पूजा होती थी। ठीक है। यहाँ पे मातृ देवी पूजा थी, पशुपति थी, के वृक्ष की भी यहाँ पे पूजा होती थी। शिव की भी यहाँ पे पूजा मानी जाती है कि शिव की यहाँ पे पूजा की जाती थी। ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की, जितने भी यहाँ पे मुद्राएं मिली या मोहर मिलती थी, उन पे आपको एक सरंग वाला पशु मिलता था जिसे बैल कहा जाता था। ये बहुत फेमस है यहाँ की। और ये कैसी चकोर मिलती थी आपकी जोई थी, और ये निर्मित क्या थी? सेल खड़ी से निर्मित थी। अब यहाँ से जो मुद्रा मिली, मोहर मिली, वो उस मुद्रा पे क्या था? पहले तो ये पता कीजिए कि वो सेल खड़ी की थी, उसके बाद वो चौकोर मिलती थी, उसके बाद उस पर किस पशु की चित्राकृति थी, उस पे आप देंगे घोड़े की थी, गाय की थी, बैल की थी। तो वो क्या था? एक सरंग पशु, एक सरंग था, उसकी यहाँ पे आकृतियाँ मिलती है आपकी किस पे? जो मुद्राएं थी, मोहर थी। एक सींग वाला जो पशु था उसके बारे में वर्णन किया जाता है यहाँ पे। इतना आपको समझ आ गया होगा। ये पूरी सभ्यता थी आपकी। इस सभ्यता से अब आपके बारे में कुछ नहीं छूटता है। उसके बाद आप लोगों के आप यहाँ पे उपनिषद भी पढ़ा दिए जाएंगे। कितने उपनिषद थे? ऋग्वेद के कौन से उपनिषद है, यजुर्वेद के कौन से हैं, सामवेद के कौन से हैं, भक्ति का किस में कौन से उपनिषद में वर्णन है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो आपके ब्राह्मण दिए गए थे, या फिर जैसे आप लोगों की जाती है कि जापलो उपनिषद में किसका वर्णन मिलता है?
वानप्रस्थ सन्यासी जो थे, वानप्रस्थ था, ब्राह्मण जीवन था, इस तरह से गृहस्थ आश्रम है। ये जो आश्रमों का वर्णन मिलता है आपको जाबलो उपनिषद में मिलता है। इस तरीके से भी भेजा जाता है। यहाँ पे मुंडको उपनिषद में भी वर्णन मिलता है। सत्यमेव जयते का किसमें है, भक्ति का उल्लेख कौन से उपनिषद में किया जाता है। इस तरीके से आपको जो उपनिषद है वो भी पढ़ा दिए जाएंगे साथ में, उनको ज़रूर पढ़िएगा। उत्तर वैदिक काल है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना पूरा हिस्ट्री। इसलिए आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि यहाँ पे पूछ लेगा गुजरात से ही साक्ष्य मिले थे, यहाँ से गोदीवाड़ा क्या था, यहाँ पर एकमात्र आप लोगों का कौन सा पूछेगा बंदरगाह क्या था, या ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ पे स्टेडियम के साक्ष्य मिले, या फिर इसकी आपकी जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले, या फिर आपसे पूछेगा कि हल के साक्ष्य कहाँ से मिले, प्राकृतिक आपदाओं के साक्ष्य कैसे मिले। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 1-2 अगर पूछेगा। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो लोग नए हैं।